देखिए कक्षा 10 की विज्ञान के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है उनमें हम पहले चैप्टर की बात करते हैं। साइंस में भौतिक विज्ञान की पहला चैप्टर है प्रकाश। तो प्रकाश वाले चैप्टर में हम वो ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको पढ़ाएंगे जो यूपी बोर्ड में आने की संभावना जिनकी ज़्यादा रहती है। ऐसे मान लो कि 100% यही क्वेश्चंस आपको यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में मिलेंगे, या ऐसे मान लीजिए कि आपका ये रिवीजन है, फास्ट ट्रैक रिवीजन है। तो अब बात करते हैं प्रकाश चैप्टर में, पहला चैप्टर है उसमें हम पहला ही टॉपिक बात कर लेते हैं प्रकाश की, कि प्रकाश है क्या ये। ठीक है, तो देखिए प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो स्वयं दिखाई नहीं देता है परंतु अन्य वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। जैसे प्रकाश है, प्रकाश खुद तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमें जब वस्तुएं दिखाई दे जाती हैं तो ही हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ प्रकाश है, लाइट है यहाँ पर। ठीक, अब प्रकाश के गुणों की बात करें तो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है और प्रकाश की चाल बाह्य निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, देखिए परावर्तन का मतलब यह है, परावर्तन का मतलब यह है जैसे कोई हमने प्रकाश किरण इस बोर्ड के तल पे अगर डाल दी तो प्रकाश का कुछ भाग इस इधर साइड पे भी आ जाता है। जैसे हमने टॉर्च से इस पर प्रकाश डाल दिया, मोबाइल के फ्लैश से प्रकाश डाल दिया, तो क्या होगा, कुछ प्रकाश इससे रिफ्लेक्ट होके इधर भी आ जाता है। तो ये घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन में समझ लो थोड़ी सी बात, जैसे कोई तल है, इस तरह का कोई तल है, इधर पॉलिश है उस पर, और हमने कोई प्रकाश किरण डाल दिया है। ऐसे करके अगर प्रकाश किरण तल पे डाल दी तो जो किरण गिरेगी उसको कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे उसको? आपतित किरण। और जो किरण टकराकर वापस लौटेगी उसका नाम होगा परावर्तित किरण। और जिस पॉइंट पर किरण गिरेगी उसको कहेंगे हम आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर हम अपनी तरफ से एक लंब रेखा खींचेंगे, वो होती नहीं है, कायदे में नहीं होती लेकिन खींच लेते हैं, तो उसको हम नाम दे देंगे अभिलंब। आपतित किरण इस अभिलंब के साथ कुछ कोण बनाती है, उस कोण का नाम होता है आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, इसलिए इसे आई लिख देते हैं ना। अब ये जो परावर्तित किरण है वो कुछ कोण बनाती है, उसका नाम होता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, स्मॉल r से दर्शा देते हैं। ठीक, तो हम इस यहाँ पर इन बातों की बात करते हैं कि जो आपतित किरण क्या है, जो किरण तल पर डाली जाएगी उसका नाम होगा आपतित किरण, जो तल से टकराकर वापस लौटेगी उसका नाम होगा परावर्तित किरण, और आपतित किरण तल के जिस पॉइंट पर गिरती है, जिस बिंदु पर गिरती है उसको कहेंगे हम आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु पर खींची गई लंब रेखा को कहेंगे अभिलंब, और आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कहेंगे हम आपतन कोण। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कहेंगे हम परावर्तन कोण, स्मॉल r से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही हमारी परावर्तन की, कुछ बातें रही। अब हम बात करते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। परावर्तन के नियम, देखिए परावर्तन के जो नियम हैं वो इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए पहला नियम यह है कि आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? देखिए दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण स्मॉल i सदैव परावर्तन कोण स्मॉल r के बराबर होता है। सदैव परावर्तन कोण स्मॉल r के बराबर होता है। इसका मतलब है जो कोण i है वो किसके बराबर रहेगा? कोण r के। भी 1 नंबर या 2 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे हम बात करते हैं गोलीय दर्पण की। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, गोलीय दर्पण।
स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण, इसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। देखिए जैसे हम मिरर की बात करते हैं, दर्पण की बात करते हैं, तो दर्पण तो हम लोग रोज़ सुबह जब स्कूल जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो जिसमें अपना चेहरा देखते हैं वो दर्पण ही है, लेकिन वो हमारा क्या है? समतल दर्पण है। हम बात कर रहे हैं गोली दर्पण की। अब नाम है जैसा इसका गोली दर्पण, वैसे ही मतलब गोला से संबंधित कुछ तो बात है। तो ये गोली दर्पण है क्या? एक हम क्या करें, कांच का खोखला गोला ले लें, कांच का खोखला गोला ले लें और उसमें से कुछ कोई भाग काट लें, जैसे कटोरी जैसी आकृति मिलेगी, आधे से कम भाग काट लें, उसके एक तरफ पॉलिश कर दें, अंदर या बाहर। तो हम क्या करेंगे, जिधर पॉलिश कर देंगे उसके अलावा जो पृष्ठ बचेगा उसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं। तो इस तरह से जो बनता है वो गोली दर्पण कहा जाएगा। मतलब यह है कि किसी कांच के खोखले गोले में से काटा गया वह भाग जिसके एक भाग पर तो पॉलिश होती है और दूसरा भाग परावर्तक रखा जाता है। परावर्तक मतलब चेहरा देखने के लिए रखा जाता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? गोली दर्पण। अब देखिए गोली दर्पण दो तरह के होते हैं। एक तो होगा हमारा उत्तल गोली दर्पण, उत्तल गोलीय दर्पण, और दूसरा रहेगा हमारा अवतल गोली दर्पण, अवतल गोलीय दर्पण, अवतल गोलीय दर्पण। देखिए उत्तल गोली दर्पण क्या होता है? देखो दो तरह का, हमारी आकृति दो तरह की मिलेगी। एक तो ये रहेगा भाई, इस तरह की जो आकृति मिलेगी उसमें अगर आपने बाहर पॉलिश कर दी तो अंदर चेहरा देख पाएंगे, अंदर पॉलिश कर दी तो बाहर चेहरा देख पाएंगे। तो इस तरह से परावर्तक तल की प्रकृति के आधार पर ये दो प्रकार हैं, उत्तल और अवतल गोली दर्पण के। अब उत्तल गोली दर्पण क्या होगा? क्योंकि उत्तल गोली दर्पण का मतलब ये कोई हमारा दर्पण है और हमने इसके क्या कर दी, बाहर पॉलिश कर दी और अंदर वाला तल परावर्तक रखा। तो इस कंडीशन में ये तो हो जाएगा हमारा अवतल। क्या हो जाएगा? ये अवतल दर्पण। और यही वाला हमने दूसरा दर्पण ले लिया जिसके अंदर पॉलिश कर दी, बाहर चेहरा देख पाएंगे, तो उसका नाम होगा उत्तल गोलीय दर्पण। मतलब ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे मतलब उठे तल पर पॉलिश होती है, अंदर वाला तल परावर्तक होता है, उसे बोलते हैं अवतल गोली दर्पण। जिसमें उभरा तल परावर्तक होता है, अंदर पॉलिश होती है, उसे कहते हैं हम उत्तल दर्पण। अब देखो ये जो प्रकार हैं वो परावर्तक तल की प्रकृति के आधार पर हैं। परावर्तक तल कौन सा होता है? जिसमें हम चेहरा देख पाते हैं। परावर्तक तल की प्रकृति के आधार पर ये प्रकार हैं, प्रकृति के आधार पर हैं ये प्रकार। ठीक, अब इसका मतलब क्या है? देखो अब हमें सिर्फ ये देखना है कि परावर्तक तल, देखो अंदर वाले भाग को बोलते हैं दबातल और इसको बोलते हैं, उठे हुए भाग को बोलते हैं उभरा तल। तो देखिए जिसमें उभरा तल परावर्तक होगा वो उत्तल, ये उसे शुरू हुआ है, ये भी उसे। आप सिर्फ एक याद रख लो कि जिसमें उभरा तल परावर्तक होगा उसका नाम क्या होगा? उत्तल गोली दर्पण। उससे शुरू होता है उत्तल, तो ये हो गया हमारा उत्तल गोली दर्पण। अब दूसरा बच गया, उसमें दबातल क्या होगा? परावर्तक होगा, वो हो जाएगा अवतल दर्पण। तो इस तरह से दो तरह के दर्पण हो गए। अब दर्पणों से संबंधित कुछ बात और समझ लो, अवतलों दर्पणों से संबंधित कुछ बात और समझ लो। मतलब इनकी परिभाषाएं क्या संबंधित रहेंगी। जैसे हमारा कोई दर्पण हमने ले लिया, ठीक है, एक तो ये हमारा मान लीजिए उत्तल गोली दर्पण है, ये वाला अवतल गोली दर्पण है, ऐसे मान लिया है। तो देखो ये जो M1 M2 है ये तो हो जाएगा द्वारक, M1 M2 ये हो जाएगा द्वारक। अब हम बात करते हैं इनका परावर्तक तल का बीचों बीच पॉइंट उसको कहेंगे हम ध्रुव। यहाँ बीचों बीच पॉइंट क्या कहलाएगा? ध्रुव। अब इससे गुजरने वाली एक लंबवत रेखा मान लें जो ध्रुव से गुजरे और इसके तल के लंबवत हो, उसको बोलेंगे हम अक्ष। क्या बोलेंगे? अक्ष। इसी तरह से इसमें से जाएगी ये अक्ष बन जाएगी। अब हम बात करते हैं वक्रता केंद्र की। अगर हम ये वाला गोला पूरा करें तो इस गोले का जो पूरा सेंटर होगा, पूरा केंद्र होगा, वो कहलाएगा वक्रता केंद्र। ये जो C है वो हमारा क्या है? वक्रता केंद्र है। और उस गोले की त्रिज्या जिसमें से गोली दर्पण काटा जाता है वो कहलाती है वक्रता त्रिज्या, R से दर्शाते हैं। ऐसे ही इसकी बात करेंगे तो इसका देखो गोला अगर हम पूरा करें तो इधर साइड पे पूरा करेंगे तो ये इस गोले का सेंटर, ये हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र। और उस गोले की त्रिज्या जिसमें से गोली दर्पण काटा जाता है क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है, स्मॉल r से दर्शाते हैं।
वक्रता त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारा वक्रता केंद्र हो गया, ये वक्रता त्रिज्या हो गई, ध्रुव हो गई, ये मुख्य अक्ष हो गई। हमें सिर्फ इनकी बात करनी है। अब आगे बात कर लेते हैं हम फोकस की। किसकी बात करते हैं? फोकस की। ये इंपॉर्टेंट है फोकस। ठीक है, फोकस या मुख्य फोकस कहें या फोकस कहें, मुख्य फोकस। देखिए, मुख्य फोकस की अगर हम बात करें तो पहले बात करते हैं हम उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण की, देखो उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली, या फिर ऐसे कहें, ये तो हो गया इसका वक्रता केंद्र, ये हो गया ध्रुव। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण है। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है? दर्पण का फोकस कहलाता है। अब ये बात हुई किसकी? अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण की। यही बात उत्तल दर्पण की हो। देखिए, उत्तल दर्पण क्या करता है? ये प्रकाश किरणों को बाहर की तरफ फैलाएगा। तो देखो, इसमें रहेगा मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है, इसमें प्रतीत होगा, आती हुई प्रतीत होंगी, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। इसमें वास्तविक फोकस होगा, इसमें आभासी फोकस होगा। आप ध्यान रखेंगे एक चीज़ कि जो हमारा फोकस होता है वो जस्ट सी और पी के बीच में होता है। मतलब अगर ये फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी अगर मान लें तो F बराबर होगा R/2, या कहें तो R बराबर F/2। देखिए, दोबारा समझ लो। देखिए, अगर हम बात करते हैं किसकी? अवतल दर्पण की, तो लेंस की मुख्य दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस पॉइंट से गुजरती हैं उस पॉइंट को कहेंगे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। अब उत्तल दर्पण की बात कर लो। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उससे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। आगे समझ लो, चिन्ह की परिपाटी समझ लो थोड़ी। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे? चिन्ह की परिपाटी, मतलब चिन्ह कैसे यूज करेंगे। चिन्ह की परिपाटी। देखिए, चिन्ह की परिपाटी मतलब चिन्ह लगाने का नियम, दूरियां नापने के लिए चिन्ह की परिपाटी। तो ये देखो, निर्देशांक ज्यामिति की परिपाटी के अनुसार है। निर्देशांक ज्यामिति में आपने पढ़ा होगा, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये मूल बिंदु होता है। अगर आप एक्स अक्ष पर इधर चले गए तो धन होगा, एक्स अक्ष पर इधर चले गए तो ऋण होगा, वाई अक्ष पर ऊपर गए तो धन, नीचे गए तो ऋण। तो हम कहने का मतलब यह है, मूल बिंदु के अगर दाईं ओर जाएंगे तो धन की दूरी ली जाएगी, बाईं ओर जाएंगे तो ऋण की, और मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो धन, नीचे जाएंगे तो ऋण। बस यही चीज़ यूज़ करनी है। कोई भी दर्पण है, चाहे उत्तल है चाहे अवतल है, उसको इस तरह से मान लो कि उसका ध्रुव मूल बिंदु पर आ जाए। तो फिर समझ लीजिए भाई, दर्पण के बाईं ओर की दूरियां, बाईं ओर ये इधर ही तो है बाईं ओर की जो दूरियां हैं वो ऋण की ले ली जाएंगी, और अगर दाईं ओर की दूरियां हैं तो वो धन की ले ली जाएंगी। अब मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु की या प्रतिबिंब की लंबाई धन की ले ली जाएगी और नीचे ऋण की ले ली जाएगी। बस यही चिन्ह की परिपाटी है। दूसरी एक बात यह है, जितनी भी दूरियां हैं वो दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाएंगी। मतलब इधर से नापना शुरू करेंगे, इधर मान लो एफ हो तो पी एफ पढ़ेंगे, एफ पी नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पी एफ। ठीक, तो आपको बस यही बात ध्यान रखनी है। कोई अगर दर्पण है तो अगर उसके बाईं ओर की बात है तो दूरी ऋण की ले ली जाएगी, और अगर दाईं ओर की बात है तो दूरी धन की ले ली जाएगी। मुख्य अक्ष से ऊपर वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई है वो धन की है, नीचे है वो ऋण की है। यही चिन्ह की परिपाटी है। ऐसे ही हम चिन्ह यूज कर देंगे। ठीक, आगे बात करते हैं हम दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम। बनाने के नियम।
देखिए दर्पणों से हम प्रतिबिंब बनाएंगे कैसे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली बात तो ये रहेगी नंबर एक रहेगा कि जो हमारे दर्पण हैं उन पर प्रकाश किरणें बाईं ओर से डाली जाएंगी। जितनी भी प्रकाश किरणें हैं क्या की जाएंगी, बाईं ओर से डाली जाएंगी। प्रकाश किरणें दर्पणों पर बाईं ओर से डाली जाती हैं, दर्पणों पर बाईं ओर से डाली जाती हैं, बाईं ओर से डाली जाती हैं। ठीक है, कोई भी दर्पण हो हमेशा बाईं ओर से डालेंगे। जैसे हम बात करते हैं ना अवतल दर्पण की या उत्तल दर्पण की। अवतल दर्पण अगर हमने ये बना दिया तो ये भी तो अवतल दर्पण होगा, लेकिन ऐसा यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें बाईं ओर से प्रकाश किरणें डालनी है, इसलिए परावर्तक पृष्ठ बाईं ओर रखना होगा। ठीक, दूसरा नंबर यह है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो परावर्तन के पश्चात या तो दर्पण के फोकस से होकर जाएगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। मतलब ऐसे मान लो अगर अवतल दर्पण है, यह अवतल दर्पण हो गया, ये इसका ध्रुव हो गया, यहाँ C हो गया, यहाँ F हो गया। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर ही जाएगी। अगर यही बात अवतल दर्पण की हो, किसकी हो, अवतल दर्पण की हो, तो ये C हो गया, ये F हो गया, ये P हो गया। अगर समांतर किरण है तो वो इस तरह से परावर्तित होगी, ऐसा लगेगा कि फोकस F से आती हुई प्रतीत हो रही है। ये तो हो गया दूसरा नियम। मतलब क्या रहेगा, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो या तो फोकस से जाएगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। अब बात करते हैं नंबर 3 की। 3 नंबर इसका रिवर्स रहेगा। मतलब ऐसे मान लो 3 नंबर क्या रहेगा, 3 नंबर यह है कि कोई प्रकाश किरण फोकस F से गुजरती है, कोई प्रकाश किरण फोकस F से गुजरती है तो टकरान वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, या ऐसी करके आए तो समांतर हो जानी है। अब यही बात किसकी हो, यही बात हो उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में C इधर होगा, F इधर होगा। कोई प्रकाश किरण इस तरह से हो, ऐसा लगे कि फोकस F में जाती हुई प्रतीत हो रही है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, या इस तरह से हो रही हो, इस तरह से जा रही हो ना, ऐसे करके तो भी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मतलब फिर समझो कि अगर कोई प्रकाश किरण ऐसी है कि वो फोकस F से जा रही है या फोकस F की ओर जा रही है तो टकराने के बाद या परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मतलब ये था कि अभी क्या बताया, अभी समांतर वाली फोकस से जाएगी, अब ये कह रहे हैं कि फोकस वाली समांतर हो जाएगी। मतलब जो प्रकाश किरण समांतर होती है वो फोकस से जाती है, जो फोकस से जाती है वो समांतर हो जाती है, दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। अब अगले नंबर 4 नंबर की बात कर लेते हैं। अगर कोई प्रकाश किरण ऐसी है, अगर कोई प्रकाश किरण ऐसी है कि वो वक्रता केंद्र C से गुजर रही है, ये C है, ये F है, ये P है, कि वो C से गुजर रही है तो यहाँ टकराई और टकराने के बाद उसी मार्ग पे वापस लौट आएगी। और अगर बात हो किसकी, उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण की बात हो तो कोई प्रकाश किरण अगर C की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है तो वो टकराने के बाद उसी मार्ग पे वापस लौट आएगी। मतलब फिर समझो कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से जाती है या C की ओर जाती हुई प्रतीत होती है तो वो टकराने के बाद या परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। अगला नंबर बात करेंगे 5 में। अगर दो समांतर किरणें आप चल रही हैं, मतलब कोई दो समांतर किरणें हैं वो आपस में समांतर नहीं है, आपस में समांतर हैं लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, आपस में समांतर हैं लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, आपस में तो समांतर हैं लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस तल में ही मिलेंगी, और फोकस तल ये वाला रहेगा, मतलब बिल्कुल फोकस पे ही कहीं नीचे मिलेंगी, फोकस की सीध में। ठीक है। अब 5वां नंबर क्या रहेगा, 5वां नंबर ये रहेगा कि अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर गिरती है, ध्रुव P पर, तो वो क्या करेगी, जितना I होगा उतना ही R बनाएगी। ठीक, आपको मुख्य रूप से 3 नियम याद रख लेने हैं। ठीक है, मतलब 3 नियम याद रख लेना। पहला नियम वही जो फोकस वाला, समांतर वाला, समांतर किरण है तो वो फोकस से जाएगी और फोकस वाली समांतर हो जाएगी, और वक्रता केंद्र वाला प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो उसी मार्ग पे टकरा के वापस लौट आएगी।
तो इस तरह से हमारी आगे भी वीडियोस आपको मिलेंगी। तो यूपी बोर्ड 2022 की अच्छी तैयारी के लिए ज़रूर देखें सारे वीडियोस।